एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। मन से मान लो तो हार है, वरना जीत सरहद के पार है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे व्याकरण से वर्ण। वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब तक इसे अच्छे तरीके से ना समझा जाए तब तक ये समझ में नहीं आता और इससे बहुत सारे प्रश्न बनने की उम्मीद होती है। काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बनते हैं और आसान होने पर भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम वर्ण। वर्ण क्या है? तो सबसे पहले जब भाषा थी तब ध्वनि जो हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं, इस ध्वनि को किसी तरह से स्थिर किया जाए, ऐसा सोच विचार करने के लिए तो चिन्हों का निर्माण किया गया। जब चिन्ह बने तब उन चिन्हों को व्यवस्थित तरीके से बना करके एक भाषा बना दी गई। और ये चिन्ह जो है ये वही पढ़ सकता है जो इनका ज्ञान रखता है। मौखिक भाषा कोई भी बोल सकता है, क्योंकि मौखिक सुनकर हम लोग आपस में अनुकरण करते हैं और बोलते सुनते हैं, लेकिन वर्णों को पढ़ना वही समझ सकता है, वही पढ़ पाता है जो वर्णों को पढ़ा हो, जो पढ़ा लिखा हो। यानी कि अगर मराठी के वर्ण हैं तो वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तेलुगु है, तमिल है, ये सब क्या है? ये वर्ण ही तो है, ये चिन्ह ही तो है। तो जो जैसी भाषा को पढ़ता है वो वैसी ही भाषा समझ सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक यदि पूछा जाए तो शब्द, क्योंकि शब्द का अर्थ निकलता है, वर्ण का नहीं। वर्ण अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जिन भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं, ठीक है, जिन भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। जो हम लिख देते हैं या कोई भी आकार जब हम बना देते हैं, उस आकार को ही वर्ण कहते हैं। आज आप इस आकार को पहचानते हैं क के रूप में, लेकिन ये भी तो एक चिन्ह है ना, जो कभी बनाया गया है फिर इसको नाम दिया गया है, तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक बद्धाक्षर होता है और दूसरा मुक्ताक्षर होता है। पॉइंट 3 देखते हैं। वे अक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि हलंत के साथ हो, जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमान, यहाँ हलंत है, हलंत के साथ ध्वनि का अंत हो तो कौन सा अक्षर होगा? बद्धाक्षर होगा। अगला पॉइंट देखिए, वे अक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर के साथ हो, मुक्ताक्षर होगा। जैसे ने ए की मात्रा लगा दिया, टो ओ की मात्रा लगा दिया, पी ई की मात्रा, तो यहाँ क्या है? स्वर के साथ अंत है, तो क्या होंगे? ये मुक्ताक्षर होंगे। अगला देखिए, जिन ध्वनियों के साथ उच्चारण में वायु बिना अवरोध के, बिना किसी परेशानी के आराम से बाहर निकल आए, तब वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वहीं जब वाणी अवरोध के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं ना कहीं स्पर्श करती हुई निकलती है, तब व्यंजन होते हैं। अगला देखिए, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों में एक मात्रा के बराबर समय लगता है उन्हें एक मात्रिक वर्ण कहते हैं, और ये वर्ण भी क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व को ही हम एक मात्रिक कहते हैं, क्योंकि इनमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर ए, आए, ओ, औ। देखिए, जो ए है वो अ धन ई से बना है, जो आए है वो अ धन ए से बना है, जो ओ है वो अ धन ऊ से बना है, और जो औ है ये अ धन ओ से बना है। इस प्रकार इन संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ है। आंसर इसी तरह पूछा जाता है जब आपकी परीक्षा में आता है, तो ये दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ए का निर्माण इनमें से किसके द्वारा हुआ है। तब हमें समझ नहीं आता कि हमें अ ई लगाना है या अ ऊ लगाना है, तो हम इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। देखिए, आई, आई लिखा हुआ है, आई यानी ए से एड़ी। अब यहाँ आए, आए मतलब बड़ा, ठीक है, आई छोटा, आए बड़ा। यहाँ देखिए ऊ दिया हुआ है, तो हम ऐसे पढ़ेंगे औ,
औ यानी छोटा ओखली वाला, और यहाँ ओ है तो आओ, आओ, ओ से औरत। इस तरह हम उच्चारण के द्वारा इन्हें याद रख सकते हैं, तो हमें इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। अगला आप देखिए, व्यंजन के साथ स्वर का वास्तविक रूप क्या कहलाता है? मात्रा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ज के साथ ये क्या है? मात्रा है। क के साथ ये क्या है? मात्रा है। तो वर्ण के साथ जो वास्तविक रूप स्वर का होता है वो क्या होता है? किस रूप में होता है? मात्रा के रूप में होता है। अगला देखिए, ह्रस्व या मूल स्वर कितने हैं? ह्रस्व या मूल, ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व पूछे तब भी, मूल स्वर यदि पूछे तो भी, इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। ठीक है, इन्हीं चारों से मिलकर बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? मूल दीर्घ यानी बड़े वाले, जो हम 2 मात्राओं की वायु के साथ बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रयत्न होता है इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय खर्च होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, इस प्रकार ये दीर्घ स्वर हो गए, मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त व्यंजन कौन से? देखिए यहाँ हमने पढ़े संयुक्त स्वर, ठीक है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। श्र, देखिए त्र ये बना है क, धन, श, और ये बना है त्र, त, धन, र, और ज्ञा। ज्ञा हमारा ज, धन, य, ज्ञा बना है, और श्र बना है श, धन, र। हलंत का भी ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, विव्रत स्वर। विव्रत, विव्रत क्या है? जब हमारा जो ये मुख है ये पूरा खुलेगा, आ, इस तरह से जब हम बोलेंगे तो विव्रत यानी ये मुख का पूरा व्रत बन जाएगा, बड़ा व्रत, तो ये आ हो गया। अर्धव्रत यानी ये पूरा बड़ा नहीं होगा, आधा बड़ा होगा, अर्धव्रत बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। तो अ, देखिए अ, आ नहीं, आ बोलेंगे तो बड़ा व्रत बन जाएगा। अ, ए, ओ, ये औ, और ये आगर ध्वनि है जो विदेशी शब्दों से लेते हैं हम। जब हम ऐसे शब्द लिखते हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरह से, तब हम वहाँ ऊपर लगाते हैं। सॉरी, डॉक्टर में लगता है, प्रोफेसर में नहीं लगता। तो आगर ध्वनि है, इसमें भी आ नहीं बोल रहे, अ। ठीक है, डॉक्टर, ना तो ओ की मात्रा है ना आ की मात्रा, उसके बीच का स्वर लिया हुआ है। तो इस तरह से ये अर्धविव्रत हो गए, अ, ए, औ, अ। ठीक है, फिर है संवृत्त स्वर। यहां देखिए ध्यान देने वाली बात है, संवृत्त स्वर यानी कि संवृत्त में ये जो हमारे मुख की जो आकार है वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ई, देखिए ऐसे हो गया, तो ये वृत्त नहीं बना, यहाँ पर थोड़ा चिपक गया, कम हो गया, तो ई और ऊ। ठीक है, इस तरह से बन गया है, ई, ऊ। तो वृत्त नहीं बना, ये सिकुड़ गया। ठीक है, तो ये संवृत्त हो गया, सिकुड़ के संवृत्त हो गया, ई, ऊ, ये संवृत्त हो गया। अब देखिए अर्ध संवृत्त में क्या होगा? अर्ध संवृत्त में ये थोड़ा कम बनेगा, जैसे ए, ओ। ऊ में क्या, देखिए ऊ हमने बोला तो पूरा सिकुड़ गया, लेकिन यहाँ हमने क्या बोला? ओ में इतना नहीं सिकुड़ा, तो ये अर्ध संवृत्त है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे नहीं है, इनको थोड़ा सा आप उच्चारित करके देखिए, और ये ही प्रश्न बनते हैं, तब हमें समझ नहीं आता कि विव्रत क्या है, संवृत्त क्या है। अब संवृत्त क्या है? स से संवृत्त, सा से सिकुड़ना, और वी वृत्त, यहाँ डबल वी है, वृत्त कैसा? बड़ा, है ना, वी यानी वी व्रत, बड़ा व्रत। अर्धव्रत तो आप समझ ही जाएंगे, आधा है तो आधा व्रत। ठीक है, तो इस प्रकार अभी वर्णों को हम पहचानते चलेंगे कि कैसे कैसे एक एक वर्ण का अपना एक परिचय है, और एक एक वर्ण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वरों में आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट देखते हैं। उच्चारण के आधार पर हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं?
तो देखिए उच्चारण के आधार पर हमारे पास है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में हम लेते हैं उच्चारण जो सिंपल स्वर होते हैं, सादा स्वर होते हैं, जिनको हम अपने मुख से बोलते हैं, वो निर्नुनासिक होते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना इत्यादि। और अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनको हम मुख और नाक, देखिए नाक और मुख दोनों की सहायता से उच्चारण करते हैं। ये एक होता है चंद्र बिंदु, जैसे गांव, चांद, इसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद हमारे हो गए अनुस्वार। अनुस्वार में नाक से ध्वनि जो है उच्चरित होती है, जैसे अंगूर, अंग, इस तरह ये निनुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया। ये 2 डॉट्स होते हैं जिसका उच्चारण ह के तरह होता है, जैसे अतः, प्रातः, ये हो गया विसर्ग। उसके बाद है सभी स्वर सघोष होते हैं। महत्वपूर्ण है, प्रश्न कई बार बन चुका है एग्जाम में, सभी स्वर सघोष होते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूज हो जाए तो याद रखिएगा, स से स्वर, स से सघोष, कभी गलत नहीं होगा। अघोष अ से आता है, स्वर के साथ नहीं है। तो सभी स्वर सघोष होते हैं क्योंकि उनको बोलते समय जो हमारी स्वर तंत्रियों की कंपन होती है वो हमेशा अधिक रहती है, इसलिए। अगला पॉइंट देखिए, स्वर जीवा और ओष्ठ को स्पर्श नहीं करते। कभी भी आप स्वरों का उच्चारण करिए, कभी भी आपके स्वर जीवा और ओठ का जो है स्पर्श करके नहीं निकलेंगे, वो सीधे उच्चारित होते हैं। इसीलिए एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगला पॉइंट है, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपके सामने बन जाए प्रश्न कि किसका उच्चारण सबसे अधिक देर तक किया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि स्वर तो हमारी नज़रों में बहुत हल्के हैं, मात्राओं के रूप में है, तो लेकिन मात्राओं का ही उच्चारण देर तक होता है। जैसे आप कहेंगे की, तो क तो हमने बहुत थोड़ा बोला, और जो उसकी ई की मात्रा थी वो हमने बहुत लंबी बोली, की। उसने कहा, तो क, हा, आ, ह थोड़ा बोला, आ, यानी हम जितने भी वर्ण बोलते हैं उनमें स्वरों का ही उच्चारण अधिक होता है, वर्ण बहुत कम होते हैं। आप इस बात को उच्चारित करके देखिएगा। उसने कहा, कि, कल, इसमें भी छोटा आ है, एक सिंगल मात्रा है, हलंत नहीं है। कल आएंगे, तो देखिए ओ, तो, त बहुत छोटा है, ओ। इस तरह स्वरों का उच्चारण देर तक होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगला प्रश्न, स्वरों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है। अधिक दूर तक यानी कि उनकी जो स्थान सीमा होती है वो भी थोड़ी सी लंबी होती है अपेक्षाकृत व्यंजन के मुकाबले। तो स्वरों को थोड़ा देर तक यानी दूर तक सुना जा सकता है और देर तक बोला जा सकता है, सबसे लंबा बोला जाता है, सघोष होते हैं। सॉरी। अगला प्रश्न, व्यंजनों के बिना भी स्वरों का उच्चारण सरलता से किया जा सकता है, यानी व्यंजन के बिना भी स्वर सरलता से बोले जा सकते हैं, लेकिन व्यंजन नहीं बोले जा सकते सरलता से। अगला 10वां पॉइंट देखिए, स्वरों में स्वराघात करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो स्वराघात करने की क्षमता किसमें होती है? स्वर या व्यंजन में? तो स्वरों में होती है। अगला देखिए, मुख के आधार पर मुख विवर, यानी हमारा ये जो मुख विवर है ये इसके आधार पर मैंने अभी आपको पढ़ाया, लेकिन फिर मैं दोबारा से इसको बताऊं क्योंकि ये इस कैटेगरी में बनता है मुख विवर के आधार पर। तो इसमें कितने हैं? 4 प्रकार के हैं, विव्रत, अर्धव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत। मैंने आपको बताया विव्रत वो होगा जिसमें बड़ा आ होगा, एक ही वर्ण है, क्योंकि बड़ा आ बोलते समय हमारा मुख खुल जाएगा। विव्रत, अर्ध विव्रत यानी जिसमें बहुत ज्यादा ना खुले लेकिन वृत्त बन जाए, वृत्त माने गोला, गोला बन जाए, वृत्त बन जाए लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा, अर्धवृत्त। संवृत, सम का मतलब होता है
इस तरीके से मुख का हो जाना, यानी संकुचित हो जाना, सुकड़ जाना, ठीक है। स से संवृत, स से संकुचित, स से सुकड़ जाना। तो आप इस तरह से भी एग्जाम में ध्यान दे सकते हैं। तब कैसे कैसे वर्ण आएंगे, अब ई बोलेंगे, ई तो व्रत तो नहीं बनेगा, ई व्रत नहीं बनेगा, ऊ तो व्रत नहीं बनेगा, है ना, तो सर्कल नहीं बनेगा, व्रत नहीं बनेगा। अब अर्ध संवृत, इसमें भी थोड़ा छोटा खुलेगा लेकिन व्रत फिर भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। फिर अगला है उत्पत्ति या वर्णों के मेल के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। कभी कभी पूछ लेते हैं स्वरों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या हम 52 बताते हैं, उसमें से स्वरों की संख्या कितनी बताई जाती है, 11 बताई जाती है। वैसे नॉर्मली स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। हिंदी में स्वर कितने बताए जाते हैं, तो 11 होते हैं। अभ्रंश में स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से माने जाते हैं। और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है ना, तो 9 भी माने जाते हैं। संधि मौलिक स्वर तो हिंदी में हमें जानना है, बस हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राएं 10 होती हैं और एक अमात्रिक होता है, यानी 2 प्रकार के होते हैं, अमात्रिक और समात्रिक। समात्रिक 10 होते हैं क्योंकि छोटे अ की मात्रा हमें नहीं दिखाई देती, जहां पर मात्राएं दिखाई देती हैं वो समात्रिक होते हैं, बड़े आ से लेकर औ तक, और छोटा आ अमात्रिक स्वर है, सबको मिलाकर 11 होते हैं, ठीक है। तो मौलिक या मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं, अ, ई, उ, री, ये चारों जो है मूल स्वर हैं। मूल स्वर कभी पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 बताएंगे। संधि स्वर कितने हैं, ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। फिर हो गया संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इनका निर्माण किन किन वर्णों से हुआ है। फिर देखिए समानाक्षर की संख्या कितनी है, 8 है। समानाक्षर मतलब समान अक्षर। समान अक्षर कितने हैं, 8 है। अ, आ, ई, उ, री, छोटा री और बड़ा री, ठीक है। उसके बाद है संध्या अक्षर, ये संधि है, संधि अक्षर जिनमें संधि होती है। तो संध्या अक्षर कितने हैं, संध्या अक्षर 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार हमने स्वरों के विषय में जाना, और ये सभी विशेषताएं स्वरों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। और अब चलिए हम चलते हैं व्यंजन की तरफ। हमारी अगली क्लास व्यंजन पर होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यंजन के भेद को एक एक करके उनकी परतों को खोला जाएगा। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।